बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट के हवाले से चौथा प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ़लस्तीन जल चुका, गज़ा तबाह हो चुका, शहादतें 600 से ऊपर शहादतें हो चुकी, इमारात जितनी भी डेवलपमेंट हो चुकी थी वो कम से कम 30 से 40 साल पीछे ये इलाके जा चुके हैं डेवलपमेंट के हवाले से। और इसके बाद सीज़ फायर हो चुका है। सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल और ये सीज़ फायर क्यों हुआ, किसने करवाया, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये हम सब पूछेंगे वेरी लर्नेड जनाब शेख शफकत इलाही साहब से। मैं बहुत मशकूर हूँ सर। और कुछ बताइए सीज़ फायर के बाद की सिचुएशन के हवाले से कुछ बताइए कि आप क्या देख रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि सीज़ फायर होने से पहले क्या हुआ था, कुछ डिस्ट्रक्शन के हवाले से आप बात कर रहे थे। ये शाह साहब ये 20 दिन पे मुईद ये सारा जंग तो नहीं, ये जो वन साइडेड जंग थी 20 दिन पे मुईद है। और 20 दिन के अंदर इसराइल के जो टारगेट्स थे, जो अज़ाइम थे, मुझे लगता है कि वो अज़ाइम अचीव हो गए। आपने देखा कि जब बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही थी उस वक़्त यूनाइटेड नेशन साइलेंट था। ठीक है जी। उस वक़्त वर्ल्ड का प्रेशर भी नहीं था। तो अभी पिछले सीज़ फायर में हमें 20 मई को हुआ है और 20, 19, 18 मई को आपने देखा पूरी दुनिया में लोग निकले हैं। ठीक है जी। लोग मोबलाइज हुए हैं। ठीक है। और जैसे ही लोग मोबलाइज हुए हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन का प्रेशर बढ़ा है, मीडिया के ऊपर जोर है, तो सीज़ फायर अनाउंस हो गया। अब इस दौरान क्या हुआ इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। ये मैं यूनाइटेड नेशन में भी नहीं देख रहा, ये मैं वर्ल्ड मीडिया पे भी नहीं देख रहा कि कितने डैमेजेस हुए, कितने लोगों को वहाँ से मार के भगाया गया। जो क्लेम किया जा रहा है कि वो गज़ा में बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं। इसराइल जो कह रहा है उनकी कोई 10 से 12 कैजुअलिटीज़ हुई हैं। हमास ने जो रॉकेट फायर किए हैं इसराइल के इलाकों में वो 10 से 12 हैं, जबकि वहाँ पे कोई 300 से 500 तक कैजुअलिटीज़ बताई जा रही हैं जिसमें डेथ्स हुई। 58,000 डिस्प्लेसमेंट। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ से लोगों को निकाला गया, मतलब गज़ा से नहीं, ज़्यादा जो लोग निकाले गए वो जिसका जिक्र नहीं आ रहा, आपने नोट किया होगा। फोकस गज़ा रहा है, फोकस गज़ा रहा है, क्योंकि हमास गज़ा में है ना। ठीक है जी। हमास गज़ा में मैं तो एक सोर्स से ये भी देख रहा था कि जब हमास रॉकेट फायर करता है तो जो पहला रॉकेट फायर करता है वो टेस्टिंग फायर होता है। ठीक है जी। मैंने कहीं पढ़ा है, जिससे उनके जो आयरन डोम है वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद वो फायर करता है, जिस वजह से इसराइल में इतनी कैजुअलिटीज़ नहीं होती, वरना जितने रॉकेट उसने फायर किए तो उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा। लेकिन जो ज़्यादा जहाँ पे काम किया गया है वो शेख अल जरा है, जो ईस्ट यरूशलेम है। शेख अल जरा, जी, उससे ज़्यादा लोगों को निकाला गया है। ठीक है जी। वहाँ पे इमारतें ज़्यादा गिराई गई हैं शेख अल जरा में। यस। हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसके बारे में बहुत कम सुना है, लोगों को नाम भी नहीं आता जी, क्योंकि जो ईस्ट यरूशलेम है उसमें मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है और वेस्ट यरूशलेम में उन्होंने पिछले कई सालों से मुसलमानों को बेदखल कर लिया। अब मुसलमान वहाँ पे आप ये समझें कि 10% होंगे, 15% होंगे वेस्ट में। अब उनका इसराइलियों का कंट्रोल है। अब उनका टारगेट जो है वो ईस्ट यरूशलेम पे है। ठीक है जी। तो अब वहाँ पे आप देखें हमास गज़ा से फायर कर रहा है, बिल्डिंगें शेख अल-जरा की गिर रही हैं और इवन उनको सीज कर दिया, बंद कर दिया उन्होंने। ठीक है जी। उनको ना बाहर जाने दे रहे थे ना अंदर, जो बाहर चले जाते थे उनको अंदर नहीं आने दे रहे थे। ठीक है जी। तो ये मीडिया क्यों खामोश होता है? मुझे ये लगता है कि इसराइल के अपने टारगेट्स होते हैं कि ये अब जो जंग करेंगे तो उसमें इस एरिया को टारगेट करेंगे। अब हमें ये देखना है कि वहाँ से कितने लोगों को इन्होंने निकाला है। ठीक है जी। कितनी बिल्डिंगें गिराई हैं। ठीक है। एक सर्वे के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि शेख अल जरा में कोई $100 मिलियन का लॉस हुआ है। ठीक है जी। ह्यूमन लाइफ नहीं,
जिसमें $100 मिलियन 100 मिलियन को लॉस हुआ 20 दिनों में, जिसमें उनकी ज़राअत इंडस्ट्री और उनकी रिहाइश तबाह की गई है। आप मुझे बताएं, जब भी किसी शहर में किसी भी शख्स का रोज़गार तबाह कर दिया जाए तो वो शख्स इस चीज़ पे मजबूर हो जाता है कि यार अब मैं किसी और इलाके में हिजरत करूँ, कि अब मेरा तो यहाँ पे रहा कोई नहीं। तो उनका टारगेट जो था वो एग्रीकल्चर भी था। ठीक है। इवन उन्होंने शेख अल जरा में मुसलमानों की जो ज़राअत थी, जो उनके कारोबार थे, जो उनकी रिहाइशें थी, उनको टारगेट किया। सर शेख अल जरा और गज़ा, आपकी बातचीत से मुझे ये लगा, जब मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं तो हमें गज़ा के हवाले से ज़्यादा खबरें और ज़्यादा प्रोजेक्शन नज़र आती है। शेख अल जरा के हवाले से बताइए, ये कौन सा इलाका है, ये मस्जिद अक्सा से कितनी दूर है, इसके लेफ़्ट राइट क्या है, आबादी के हवाले से बताइए। ये देखिए, जो बैतुल मुक़द्दस है ना, हम बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, जबकि जूस और क्रिश्चियंस उसको यरूशलेम कहते हैं। ओके जी, ठीक है। अब यरूशलेम का जो ईस्ट और वेस्ट है, ठीक है जी, अब ईस्ट और वेस्ट के अंदर भी शहर हैं, ठीक है जी। और वेस्ट पे जैसे हम बता रहे हैं कि ये बैतुल मुक़द्दस जो था 8%, ये जब तकसीम यूनाइटेड नेशन ने की थी तो इस 8% को इंडिपेंडेंट टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया था। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो उसको इंडिपेंडेंट ही रहती। ठीक है। उसके ऊपर इसराइल क्यों एट्रोसिटीज कर रहा है, उसके अंदर इसराइल क्यों अपने यहूदियों को आबाद कर रहा है और फ़लस्तीनियों को निकाल रहा है, तो इसके पीछे भी एक साजिश है। ठीक है जी, यूनाइटेड नेशन की साजिश। ठीक है जी, ठीक है जी, कि अब वो उसके ऊपर कब्जा कर रहा है, और जो भी मुस्लिम उम्मा के जो मंदुबीन है, जो यूनाइटेड नेशन में जाके तकरीरें करते हैं। सर, यूनाइटेड नेशन में शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, शानदार तकरीर उन्होंने की, अगर आपने सुनी। जी जी। स्पीच के आखिर में उन्होंने कहा कि मैं हाजिर हूँ, ए अर्ज़ फ़लस्तीन मैं हाजिर हूँ। तो क्या उस स्पीच का भी असर हुआ सीज़ फायर के हवाले से, या रशियन जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, और फिर टर्किश प्रेसिडेंट, फिर OIC, इन्होंने भी एक जॉइंट कोशिश की कि सीज़ फायर हो। सीज़ फायर किसने करवाया सर, या सीज़ फायर खुद इसराइल ने किया? मैं ये समझता हूँ कि स्पीच के हवाले से कुछ थोड़ा पहले तो मैं बात करता हूँ स्पीच के हवाले से। देखिए कि यूनाइटेड नेशन में फ़लस्तीन के बारे में पिछले 70 सालों में बहुत बड़ी बड़ी तकारीर हुई। ठीक है जी। और हर तकरीर के बाद फ़लस्तीन लूज हुआ। वाह। अगर तकारीर से सर हर स्पीच के बाद हमें नुकसान हुआ, जिसने भी स्पीच की, मतलब चाहे वो फ़लस्तीन के हक में की गई। हाँ, यस, हक में की गई। देखिए ना, हक में तो वो इसलिए करते हैं कि मतलब लोग जो हैं वो परेशान है ना, चाहे वो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, इवन इंडिया के अंदर रहने वाले लोग भी फ़लस्तीनियों के ऊपर जब ये तबाही की जाती है तो वो लोग भी एहतजाज करते हैं कि तबाही नहीं की जाए। सर ये सीज़ फायर जो हुआ है, इसमें रशिया, टर्की, पाकिस्तान, OIC, UNO, किसका किरदार है सर? देखिए, अवाम नास जब उठ खड़ी होती है तो इसराइल भी देखता है कि अगर वो अपने टारगेट में अगर कुछ इंचेस वो आगे चला गया तो वो इमीडिएटली सीज फायर कर देता है। ठीक है जी। ताकि वो उसको रिटेन कर सके अपनी कामयाबी को। ओके। देखिए ना, अगर वो मजीद जंग करता है तो ये डैमेजेस हाईलाइट होंगे। ठीक है जी। जो लोग बाहर निकले, अब वो सीज फायर होगी, अब आप देख लीजिएगा, कोई भी ये नहीं कहेगा कि कितने लोग जहां से निकालेंगे। ठीक है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि कितनी बिल्डिंग, क्योंकि सीज फायर हो गया। बिल्कुल। अब उसके ऊपर ड्रमिंग करेंगे। सर, मेरे भी जहन में यही बात आ रही थी कि मैं आपसे ये पूछूं कि पोस्ट सीज फायर के बाद अब वहाँ की सिचुएशन के मुताबिक मेडिसन है, फूड है, जो डेवलपमेंट होनी है उसके हवाले से दुनिया क्या कर रही है। मेरे जहन में ये बात नहीं आई कि मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग निकाले गए। मैं सोच रहा हूं कि आपसे ये पूछूं कि वहाँ पे जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए UNO, बाकी जो साहिबे इक़्तिदार हैं, वो उसके हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन। अब इस दौरान क्या हुआ, वहाँ पे जो इनका टारगेट था शेख अल जरा, इस दफ़ा मतलब ईस्ट यरूशलेम इनका टारगेट था। हमास
रॉकेट फायर कर रहा था, ये जवाब में गज़ा पे रॉकेट फायर कर दिया, गज़ा में कैजुअलिटीज़ भी हुई, फ़लस्तीनी मारे भी गए, लेकिन जो टारगेट था वो शेख अल जर्रा था। वहाँ पे जूस जो कि जा रहे थे उनको नहीं रोका जा रहा था। ठीक है जी, ठीक है। जो फ़लस्तीनी या मुस्लिम जो शेख अल जर्रा में इस दौरान जा रहे थे उनको रोका जा रहा था। और इवन जो लोग घरों में स्टे किए हुए थे उनको जाके चेक करते थे कि तुम लोग कौन हो, कहीं कोई नया बंदा तो नहीं आया, क्योंकि वो असल में उनका टारगेट ये है कि उन्होंने 20 दिनों में कितनी बिल्डिंग खाली करा ली। ओके, तो वो अपने टारगेट्स पे बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। अगर देखें 70% वहाँ पे अगर मुस्लिम आबादी थी तो इस 20 दिनों में अगर उन्होंने 70 से 68% भी कर दिए तो उसका मतलब वो अपने टारगेट्स की तरफ गामज़ान। मकसद उनका ये है वहाँ में मुसलमानों को किसी अगले 2, 4, 10 सालों में आप देख लीजिएगा जिस तरह अपनी हिस्ट्री है। मैं तो कहता हूँ कि इन चारों प्रोग्राम में हमने जो फ़लस्तीन का मैप दिखाया, ये वो मैप है जो एक ग्रीन और उस तरह का, उस पे लोगों को देखना चाहिए कि जो 1947 में फुल ग्रीन एरिया सारा फ़लस्तीन था, बिल्कुल वाइट, आपको वहाँ पे डॉट्स नज़र आएंगे जहाँ पे इसराइली रहते थे, और आप देखते चलें और इस वक्त आपको वो सारा मैप वाइट नज़र आ रहा है, ग्रीन डॉट्स नज़र आ रहे हैं। अब ये बात क्यों नहीं कर रहे हमारी तकारीर में? सर जो लास्ट वीडियो में बात हो रही थी कि ये जद्दोजहद सीज फायर के बाद ख़त्म नहीं हुई, ये जारी है, ये और जारी ही रहेगी। तो मतलब अब पोस्ट सीज फायर हम मुस्लिम्स को, OIC को, जो साहिब इक़्तिदार हैं, उन लोगों को अब क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए। देखिए, मैं फिर ये कहता हूँ कि फ़लस्तीन को बिल्कुल छोटा सा कर दिया है, और इस जंग के दौरान भी ये जो हम मुस्लिम उम्मा है वो ये देखें, वो हाईलाइट करें ना, वो इस चीज़ को हाईलाइट करें कि 20 दिनों में कितने फ़लस्तीनियों को निकाला गया, कितनी बिल्डिंगें गिराई गई, उनको रिस्टोर करवाएं ना। ठीक है जी। अगर वो रिस्टोर नहीं करवाते तो इसका मतलब इसराइल कामयाब हुआ ना। ठीक है जी। उसने सीज फायर भी किया, लोगों की क्लैपिंग भी ले ली। ठीक है जी। वेस्ट ने भी क्रेडिट ले लिया, मुस्लिम उम्मा ने भी ले लिया, इवन अम्मास ने क्रेडिट ले लिया। ठीक है जी, जी जंग बंदी हो गई है। ठीक है जी। भाई तुमने इतने बंदे मरवा दिए और उनका कुछ भी नहीं किया, आपने बाल बिगा नहीं किया, और फिर आप क्यों खुश हो रहे हैं? ठीक है, किस बात पे खुश हो रहे हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि ये डाटा तो दुनिया को दिखाए ना, जो हर जंग में इसराइल जो है वो फ़लस्तीनी कई हज़ार फ़लस्तीनियों को भगा देता है। ठीक है जी। और कई 100 लोगों को हर जंग में 100,000 लोगों को शहीद कर देता है, तो उसके ऊपर कोई बात नहीं होती, उन डैमेजेस के ऊपर कोई बात नहीं होती। वो जो उनकी मईशत है फ़लस्तीनी की वो तबाह हो जाती है, उनके बच्चे वो बेघर हो जाते हैं, फिर वो दूसरे मुल्कों में पनाह लेते हैं। ठीक है जी। इस पर बात होनी चाहिए, इस पर तो हो नहीं रही। मैं तो ये समझता हूँ कि अब भी अगर सीज फायर हो गया है तो डैमेजेस के ऊपर बात की जाए, उन लोगों को दोबारा आबाद करने के ऊपर बात की जाए जो फ़लस्तीनी पिछले 8-10 सालों में अपना वतन छोड़ गए हैं, अपना कारोबार, अपनी ज़मीन, अपनी ज़राअत छोड़ गए, उनको आबाद करने के ऊपर बात करें ना। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। इस पे बात होनी चाहिए कि उनको आबाद कैसे करना है, और इस पे बात होनी चाहिए कि नुकसानात का तयन किया जाए और उन नुकसानात को पूरा करने की कोशिश की जाए। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि शायद ऐसा 100% होना मुमकिन नहीं है। याद रखिए कि इसराइल ने 1936 के बाद एक एफ़र्ट की और आज वो इस स्टेज पे पहुंचा कि सिर्फ 12% एरिया फ़लस्तीन का रह चुका है। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें और देखें कि ज्यूज़ अपने बच्चों की तालीम और तरबियत कैसे करते हैं, उनका जो वक्त है उसको कैसे डिवाइड करते हैं, जिसमें टेक्निकल, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक, जिसमें स्पोर्ट्स, जिसमें मेंटल स्ट्रेंथ, तमाम की तमाम चीज़ें एक मिशन के साथ वो अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि आप भी अपने बच्चों को उसी मिशन के साथ इंसान दोस्ती के हवाले से उस खुशहाल दौर के लिए, उस पुरअमन दौर के लिए जिसका वादा अल्लाह ने किया है, उसके लिए अपने बच्चों को तैयार कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।